आज हम जो हमारी जो राजस्थान एक्साइज एक्ट की जो 1950 की जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड लेक्चर रहेगा। ये जो एपीयू की सीरीज चल रही है प्री की, उसका ये सेकंड लेक्चर रहेगा। ओके, आई होप आपको जो पहला वाला जो है वो सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई हो, आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड। देखो इसमें क्या बात की गई है कि कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट। देखो पहले कल के हमने क्या देखा था, उसमें हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं उसका। तो उसमें हमने 7 सेक्शंस को कवर किया था। फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट था। ठीक है, जिसमें कि हमारा ये था कि एक्ट नंबर कौन सा है, सेकेंड एक्ट नंबर है 1950 का। एंड 20 मार्च 1950 को उसमें असेंट मिली थी राज प्रमुख जो भी गवर्नर है उनकी। एंड 1 जुलाई 1950 को ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, सेकंड ओमिटेड कर दिया गया था सेक्शन थर्ड के अंदर। इसमें डेफिनेशंस थी। डेफिनेशन में हमने काफी सारी डेफिनेशन देखी थी, जैसे कि हम्म एक बार देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने बियर की डेफिनेशन देखी थी। सेकंड के अंदर आबू एरिया, इसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बियर की डेफिनेशन हो जाएगी। थर्ड नेचर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगी थर्ड के अंदर। देन एक्सेसिबल आर्टिकल क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था कि ये 6 जो क्लॉजेस हैं इसके अंदर जो दे रखा है वो हमारा एक्सेसिबल आर्टिकल होता है। ठीक है, देन उसके बाद एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। देन एक्साइज ऑफिसर, रिवेन्यू, एक्सपोर्ट, फर्मेंटेड लिक्विड, लिक्विड क्या रहता है। एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स 14 के अंदर देखा था हमने। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लोरिंग हैम प्लांट्स जो होता है इंक्लूडिंग, जिसमें भांग, सीधी, गांजा होता है। चरस जिसके अंदर इंक्लूड किया था, और जिसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया था, ओपीएम, कोका लीव्स एंड मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स जो होते हैं, जो कि डिफाइन किए गए हैं डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 के अंदर। इसको अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के अंदर। ठीक है, मजिस्ट्रेट हमने देखे थे। फर्स्ट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके वो मजिस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। एंड पचावे क्या होता है वो हमने देखा कि जो फर्मेंटेड राइस और मिलेट्स एंड अदर ग्रेन्स होते हैं इनको मिक्सड किया जाता है लिक्विड के साथ में, या फिर जो जिनसे कोई भी प्रकार का लिक्विड उनसे डाइल्यूट होता है, डाइल्यूटेड एंड अनडाइल्यूटेड होता है, जो कि उनसे निकल के आता है, वो पचावे होता है हमारा। एंड देन इसमें हमने एक तोला देखा था 24 के अंदर, कि तोला कितना होता है, तो वेट होता है 180 ग्राम स्ट्रॉ और 11.638 ग्राम्स। ठीक है, तो ये था सेक्शन 4 के अंदर हमने ये देखी थी। हेडिंग बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4, 5, 6, 7, सॉरी। तो 4 में हमने पावर्स देखी थी स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा हमारा डीम लिक्विड कौन सा है, कंट्री लिक्विड कौन सा है, फॉरेन लिक्विड कौन सा है। ठीक है, 5 में पावर दे रखी थी कि कितना कितना लिमिट हमें सेल करने के लिए होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। अगर उससे एक्सीड हो जाएगा तो वो होलसेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, 6 में देखा था पोजेशन बाय द वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट, कि अगर कोई भी एक्सेसिबल आर्टिकल जो कि किसके पोजेशन में है, किसी पर्सन की वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के में है, तो ये माना जाएगा उस पर्सन के ही पोजेशन में है। पोजेशन किसी भी तरीके, मतलब जो क्लर्क एंड सर्वेंट है ना, उनकी कोई भी पोजीशन हो सकती है, तो वो टेम्पररी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए उनको अपॉइंट किया गया हो। ठीक है, एंड 7 बोलता है कि जो कस्टम्स होते हैं ना वो प्रिवेल करेंगे इस एक्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा। इसमें हम 8, 9, 10 ये वाले प्रोविजंस देखेंगे। ठीक है, एंड इसमें कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो सेक्शन 8 क्या बोलता है, कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट के। एक्साइज डिपार्टमेंट का कंट्रोल किसके पास रहता है। ठीक है, तो द कंट्रोल ऑफ द एक्साइज, सॉरी, कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट सेल सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, किसके पास होगी, बेस्ट इन द एक्साइज कमिश्नर। तो कंट्रोल किसके पास होगा, इसका एक्साइज कमिश्नर के पास इसका कंट्रोल रहेगा, बट सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सीधी सी बात है, सेक्शन 8 बात करता है कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा, हमारा एक्साइज कमिश्नर के पास रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी और के ऊपर का किसी और के पास कंट्रोल देना है तो वो ऐसा कर सकते हैं। देन सेक्शन 9 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर एंड अदर, सॉरी, एक्साइज ऑफिसर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट दे रखा है सेक्शन 9 के अंदर। अब किस किस का अपॉइंटमेंट है इसमें, कमिश्नर का और एक्साइज ऑफिसर का। ठीक है, एक्साइज ऑफिसर की जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था ना, एक्साइज ऑफिसर की जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 का जो क्लॉज 7 था, उसके हमने अंदर देखा था कि एक्साइज ऑफिसर में कौन होते हैं, अदर देन द एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, एंड वो सारे ऑफिसर जिनको सेक्शन 9 के अंदर अपॉइंट किया जाएगा, और वो एंड उसमें एक और था कि जिनको इन्वेस्ट किया जाएगी पावर्स, वो भी हो जाते हैं।
ठीक है। तो सेक्शन 9 में बात करते हैं, तो द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शेयर अपॉइंट करेगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो किसको अपॉइंट करेंगे, एंड एक्साइज, एक एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एंड मैनी, एंड मे अपॉइंट कर सकती हैं एज मैनी एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स, ठीक है। एडिशनल एक्साइज कमिश्नर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मैनी हो सकते हैं, लेकिन एक्साइज कमिश्नर कौन होगा, एक ही होगा, लेकिन एडिशनल एक्साइज कमिश्नर कितने भी हो सकते हैं, एज डीम्ड नेसेसरी, जितना उनको उचित लगता है उस हिसाब से वो अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द होल ऑफ दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, मतलब जितने उस वो पूरे एरिया पे जिस पे ये एक्ट एक्सटेंड करता है राजस्थान के पे, उस पूरे एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करेगी एंड मेनी अदर एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकती है जैसा कि उसको ठीक लगता है। नेक्स्ट है इसका सबसेक्शन 1A है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट अपॉइंट सच एंड सो मेनी अदर पर्सन्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट किसको भी अपॉइंट करेगी, जो अदर पर्सन्स हैं, ऑफिसर्स जो हैं, उनको एज ए थिंक फिट एंड नेसेसरी टू बी, जैसा उसको उचित लगता है कि अगर इन ऑफिसर्स की भी आवश्यकता कहीं पड़ती है तो वो इनको भी अपॉइंट करेगी, जिसके अंदर हमारे कौन आते हैं, ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर आते हैं, अदर एक्साइज ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारे कौन आते हैं, जॉइंट एक्साइज कमिश्नर्स, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर एंड अदर एक्साइज ऑफिसर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो देखो हमने यहाँ देखा कि स्टेट गवर्नमेंट किस किस को अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो एक बार देखो हम इसमें जो इसका सबसेक्शन 1 और 1A है इसको हम रिवाइज करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट किस किस को अपॉइंट करती है, पहला एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, अगर उनको ठीक लगेगा जरूरत पड़ती है तो वो एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, फर्स्ट ए के अंदर क्या बोल रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो ये इन 5 ऑफिसर्स को और अपॉइंट कर सकती है, जिसमें जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर एंड अदर एक्साइज ऑफिसर को इसमें के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वीक के अंदर देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब कर सकती है, में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, में प्रेस्क्राइब करेगी क्या, ड्यूटीज एंड पावर्स को प्रेस्क्राइब करेगी टू बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज की जाएंगी बाय ईच ऑफिसर एंड क्लास ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1A, मतलब जिनको सबसेक्शन 1 के अंदर किसको अपॉइंट किया गया था, एक्साइज कमिश्नर को एंड एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को, एंड सबसेक्शन 1A के अंदर किसको अपॉइंट किया गया था, जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर और अदर एक्साइज ऑफिसर जो हैं, इन सबके लिए क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जो 7 जो ऑफिसर हैं इनके लिए क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट में कुछ ड्यूटीज को एंड पावर्स को प्रेस्क्राइब करेगी, जिनको ड्यूटीज को उनको परफॉर्म करनी पड़ेंगी एंड पावर्स को एक्सरसाइज करिए किया जाएगा उन ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी कि क्या-क्या तुम्हारी ड्यूटीज़ रहेंगी, कितनी तुम्हारी पावर है, कितना तुम एक्सरसाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी ये बताने की। तो सेकंड में क्या बोलते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट डेलीगेट कर सकती है टू द एक्साइज कमिश्नर के ऊपर, क्या डेलीगेट करेगी, सच पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कन्फर की गई हैं उन पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट किसको डेलीगेट कर सकती है, एक्साइज कमिश्नर को। भाई अब ऐसा नहीं है हर एक चीज को, अब देखो ये एक्साइज है, सिर्फ एक एक छोटा सा डिपार्टमेंट है ये, स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं करने को, और वो एक एक चीज को तो नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए वो क्या करेगी, जो एक्साइज कमिश्नर होगा उसके लिए क्या कर देगी, जो इस एक्ट के अंदर जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स होती है उनको वो कन्फर कर देगी, किसके लिए, डेलीगेट कर देगी, एक्साइज कमिश्नर के लिए उनको डेलीगेट कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है सारी पावर दे देगी उसको, नहीं, जो रूल मेकिंग जो पावर्स होती है ना, एक्सेप्ट द पावर ऑफ रूल मेकिंग, जो रूल मेकिंग जो पावर होती है उसको छोड़ के वो जितनी भी उसको पावर ठीक लगती है कि हाँ इन पावर्स को देने से कोई भी अल्ट्रा वायरस या फिर ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो वो डेलीगेट कर सकती है किसको, एक्साइज कमिश्नर को करेगी, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑथोराइज करेगी एक्साइज कमिश्नर को टू डेलीगेट टू एनी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स सच ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट एज मे बी स्पेसिफाइड। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अब एक ही एक्साइज कमिश्नर है,
ठीक है? पूरा स्टेट की ज़िम्मेदारी फिर उसके कंधों पे आ जाएगी। तो वो भी क्या कर सकता है, अगर थोड़ा उसको लगता है, तो वो किसी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भी क्या कर सकते हैं, अपनी पावर्स को जो स्पेसिफाई की गई हैं उनके लिए पावर्स, उनको क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। किसके लिए? अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर के लिए डेलीगेट कर देंगे अपनी पावर्स को जो स्पेसिफाइड की गई है इस एक्ट के अंदर। ठीक है। देखो पहले तो कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर रही है एक्साइज कमिश्नर के पास में वो सारी पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कन्फर्ड की गई है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट द पावर टू मेक लॉज, लॉज को मेक करने की जो पावर्स है उसको छोड़ के। ठीक है। अब एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकते हैं, वो भी डेलीगेट कर सकते हैं, सब डेलीगेट मतलब एक तरीके से वो भी डेलीगेट कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को वो सारी पावर्स जो इस एक्साइज कमिश्नर के लिए स्पेसिफाइड की गई हैं इस एक्ट के अंदर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा ये कि सब सेक्शन 1 में हम एक्साइज कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कर रहे थे, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर का अपॉइंट कर रहे थे। 1A के अंदर हम जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर एंड अदर एक्साइज ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे थे। 1B के अंदर हमने क्या देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब करती है जिनको कि जो भी ऑफिसर्स हैं 1 और 1A के अंदर उनके द्वारा परफॉर्म एंड एक्सरसाइज किया जाएगा। और सेकंड में क्या बोल रखा है कि डेलीगेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट करेगा एक्साइज कमिश्नर के ऊपर वो सारी पावर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को कन्फर्ट की गई है इस एक्ट के द्वारा, एक्सेप्ट द लॉ मेकिंग जो पावर है उसको छोड़ के। थर्ड में क्या बोल रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये अथॉरिटी दे सकती है एक्साइज कमिश्नर को कि आप जो है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को क्या कर सकते हो, पावर्स को डेलीगेट कर सकते हो जो आपके लिए स्पेसिफाइड की गई हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं 9A के ऊपर। ठीक है, 9A के ऊपर चलते हैं। देन हम्म इसको देखो, इसको इंसर्ट किया गया था राजस्थान एक्ट 1952 में। इतना ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपील का प्रोविजन कहाँ दे रखा है, अपील रिवीजन किस तरीके से होती है, कितना टाइम पीरियड है, एक्साइज कमिश्नर की अपील कहाँ जाती है, एक्साइज कमिश्नर के पास किसकी अपील आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें क्या बोल रखी है, अपील एंड रिवीजन। अपील शेल लाई, अपील कहाँ लाई करती है, टू दी एक्साइज कमिश्नर के लिए पास लाई करती है और एक करती है टू दी डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान। ठीक है, हमारी अपील इस एक्ट के अंदर जो है दो जगह जाएगी, एक जाएगी टू द एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी और दूसरी जाएगी टू द डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान के पास जाएगी। ठीक है, अब देखो एक्साइज कमिश्नर के पास जो पावर जा रही है ना, वो किससे जाएगी, मतलब किस चीज की अपील जाएगी उनके पास, फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। मतलब कोई भी ऑर्डर है जो कि किसने पास किया है, एक्साइज ऑफिसर ने, कोई भी एक्साइज ऑफिसर के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया गया है ना, उसकी अपील कहाँ जाती है, हमारे एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी। ठीक है, एंड टू द डिवीजन बेंच के पास किसकी अपील जाती है, तो डिवीजन बेंच का यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रखा है कि डिवीजन बेंच कौन सी होती है, किस सेक्शन के अंदर की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि डिवीजन बेंच कहाँ कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, किस एक्ट के अंदर आती है, किस सेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, तो टू द डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 88 of the राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डिवीजन बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, सेक्शन 88 ऑफ द राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 के अंदर हो रहा है। इसका एक्ट नंबर 4 है ऑफ 2003। 2003 के अंदर चौथे नंबर का जो अधिनियम था वो राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 था। ठीक है, फ्रॉम एनी ऑर्डर, अब यहाँ जो डिवीजन बेंच के पास जो भी अपील आ रही है ना, वो किससे आ रही है, फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर जो भी ऑर्डर पास करते हैं उनकी अपील कहाँ जाती है, हमारे डिवीजन बेंच के पास जा रही है अंडर दिस एक्ट, अदरवाइज देन द अपील ऑन अपील। अब ये देखो, इसमें एक एक्सेप्शन है कि देखो, दो अपील जा रही है, एक अपील जा रही है हमारे कि अगर कोई एक्साइज ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील हमारे एक्साइज कमिश्नर के पास जा रही है। ठीक है, अब एक्साइज कमिश्नर भी तो कोई ऑर्डर देते होंगे ना, तो उसकी अपील हमारे कहाँ जाती है, डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान के अंदर जाती है। डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान को कहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, सेक्शन 88 ऑफ द राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कि सारी जो ऑर्डर्स होते हैं एक्साइज कमिश्नर के, उन सारी की अपील डिवीजन बेंच के पास होती है, नहीं। जो एक्साइज कमिश्नर ने अपील में जो कोई ऑर्डर दिया है, किसकी अपील, कहाँ अपील किसने की थी, एक्साइज ऑफिसर की अपील के अगेंस्ट में जो भी उन्होंने ऑर्डर ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर की अपील डिवीजन बेंच के पास नहीं होती है।
एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है ना, ओरिजिनल ऑर्डर जो हुआ है एक्साइज कमिश्नर का, उसकी अपील की जाती है उनके पास में। ठीक है, जो अपील के द्वारा जो ऑर्डर हुआ है ना, उसकी अपील डिवीजन बेंच के पास नहीं होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे प्रोवाइजो है। इसमें क्या बोल रखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी एंटरटेन अनलेस इट इज अकम्पनाइड बाय द सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिमांड क्रिएटेड बाय एन ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। अब देखो इसमें कंडीशन लगा दी, डिवीजन बेंच के पास अपील जब ही जाएगी एक्साइज कमिश्नर की, जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं कर देगा कि इसमें जो भी पेमेंट है ना 75% डिमांडेड किया गया है। जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती तब तक क्या नहीं की जाएगी, कोई भी अपील प्रेफर्ड नहीं की जाएगी डिवीजन बेंच के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सेकंड क्या बोलता है इसमें कि एनी अपील अंडर सबसेक्शन 1 में भी। अब कोई भी अपील है ना उसका, ये तो हो गया कि अपील कहाँ जाएगी, किसके लिए अपील जा रही है, किसके अगेंस्ट में हम अपील जा रहे हैं और किसके पास जा रही है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कितने टाइम में प्रिफर्ड कर रहे हैं, तो अपील एट एनी टाइम विद इन द 60 डेज। जिस दिन हमारा ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से, ऑर्डर जिस दिन से हमारा पास हुआ है उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपील को प्रिफर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक्साइज ऑफिसर ने अपना ऑर्डर दिया है तो उस दिन से लेके 60 दिन के अंदर अंदर हम एक्साइज कमिश्नर के पास अपील दे सकते हैं। और अगर कोई एक्साइज कमिश्नर ने कोई अपना वो दिया है, ऑर्डर दिया है, उस जिस दिन दिया है उन्होंने उस दिन से 60 दिन के अंदर हम डिवीजन बेंच को क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। सबसेक्शन थर्ड क्या बोलता है इसका, द डिसीजंस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर एंड द डिवीजन बेंच। किसका डिसीजन, एक्साइज कमिश्नर का एंड डिवीजन बेंच का। ठीक है, दोनों के पास में अपीलेबल अथॉरिटी पावर है, अपीलेंट। ठीक है, तो इन दोनों के, सॉरी, इन दोनों के जो डिसीजंस होंगे ना ऑफ द राजस्थान टैक्स जो भी है, ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, ऑन द सच अपील, जो अपील में जो इन्होंने जो भी डिसीजन दिया है, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द रिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ रिवीजन। ठीक है, इफ एनी अंडर सबसेक्शन बी फाइनल। देखो यहाँ से पढ़ो इसको कि द डिसीजन ऑफ द एक्साइज कमिश्नर डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड एज द केस में बी ऑन द सच अपील, जो भी अपील हुई है वो क्या रहेगा, शेल बी फाइनल रहेगा। जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, फाइनल रहेगा। जो डिसीजन दिया है उन्होंने वो कैसा रहेगा, फाइनल रहेगा। लेकिन अगर बीच में वहां कहीं रिवीजन की प्रोसीडिंग आ गई है, तो जब तक वो रिवीजन का क्लियर नहीं हो जाता, उसका रिवीजन का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक उस ऑर्डर को, अपील का जो भी डिसीजन आया उसको हम फाइनल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसमें यही बोल रखा है कि हालांकि अगर जनरल देखते हैं तो एक्साइज कमिश्नर या डिवीजन बेंच के द्वारा जो भी अपील के अंदर डिसीजन दिया गया है वो फाइनल होगा। लेकिन सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द रिवीजन इफ एनी, अगर कोई भी रिवीजन के लिए भी कोई गया है कि किसी मुद्दे में, अगर रिवीजन के, जैसे पहले अपील में गए, तो अगर वो रिवीजन में भी गए हैं तो तब तक, जब तक रिजल्ट, रिवीजन का जो रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है, रिवीजन का डिसीजन नहीं आ जाए, तब तक कोई भी अपील का जो ऑर्डर होगा, डिसीजन होगा, वो फाइनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, द डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड में रेवेन्यू में रिवाइज एनी ऑर्डर पास्ड ऑन अपील बाय द एक्साइज कमिश्नर। इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको अभी चेक करके देखती हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये जो सबसेक्शन 4 है इसमें ये शायद बेरक में कहीं से मिसप्रिंट हो गया या तो कुछ हो गया, इसको कुछ करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या बोल रखा है, द डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड में रिवाइज कर सकती है, क्या कर सकती है, इसके पास रिवीजन की पावर भी है, तो में रिवाइज कर सकती है एनी ऑर्डर पास्ड ऑन अपील बाय द एक्साइज कमिश्नर। देखो अभी हमने पढ़ा था उसके अंदर कि ये क्या नहीं कर सकती है, ये जो अपील के अगेंस्ट में जो भी ऑर्डर आया है उसका क्या नहीं कर सकता, अपील नहीं जा सकता डिवीजन बेंच के पास, लेकिन वो उसका क्या कर सकती है, रिवाइज कर सकते हैं। मतलब उसका रिवीजन की पावर डिवीजन बेंच के पास है कि अगर एक्साइज कमिश्नर ने अपना अपील में कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उसका क्या हो सकता है, डिवीजन बेंच उसका रिवीजन कर सकती है। ठीक है, ओके, अब सब सेक्शन 5 पे पहुंचते हैं।
तो इसमें क्या बोलता है, एनी रिवीजन अंडर सबसेक्शन 4 मे बी प्रिफर्ड एट एनी टाइम विद इन 30 डेज। इसमें कितना टाइम दे रखा है, 30 दिन का। तो ये दोनों टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन के लिए कितना टाइम है, 30 दिन का है। और अपील के लिए कितना टाइम था हमारा, 60 डेज का टाइम है। ठीक है। तो एनी रिवीजन अंडर सबसेक्शन 4 में भी प्रेफर किया सकता है एट एनी टाइम विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ, जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है, ठीक, उस दिन से क्या कर सकते हैं हम, 30 दिन के अंदर अंदर रिवीजन एक्सरसाइज, रिवीजन की पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब रिवीजन को प्रेफर्ड कर सकते हैं। 60 दिन का टाइम है अपील के लिए, ठीक है, और 30 दिन का टाइम दे रखा है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 9A क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 9B। इसमें दे रखा है कि बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। इसमें क्या कर रखा है, जो सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है ना उसको बार किए हुए हैं कि इस जो एक्ट अधिनियम है इसके ऊपर ये सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और मॉडिफाई। सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, किस चीज के लिए नहीं है, किसी भी सूट और प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने के लिए और उसको कुछ मॉडिफाई करने के लिए सिविल कोर्ट का उस जुरिडिक्शन नहीं है इसके ऊपर। किस चीज को नहीं है, एनी ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू डू सो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर किसी भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने कोई अगर ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है तो उसको सेट असाइड, उसको मॉडिफाई करने की पावर किसके पास नहीं, किसका जुरिडिक्शन नहीं है, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, एक्सरसाइज किया जाएगा वहां पे। इसका सेकेंड पॉइंट बोलता है एनी ऑर्डर पास्ड अंडर और रेफर्ड टू इन सेक्शन 9A, या जो भी कोई ऑर्डर जो पास किया गया है सेक्शन 9A के अंदर है, जहां हमने देखा कि अपील में कोई ऑर्डर आ रहा है या ओरिजिनल कोई ऑर्डर आ रहा है, रिवीजन में कोई ऑर्डर आ रहा है, तो ये जितने भी ऑर्डर अगर पास हो रहे हैं 9A के अंदर जो भी हो रहे हैं उनको भी सेट असाइड एंड मॉडिफाई करने का जुडिक्शन किसके पास नहीं है, सिविल कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है। तो 8 9 और 9A 8 के अंदर दे रखा था कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट किसके हाथ मतलब कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, एक्साइज कमिश्नर करेगा, सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट करेगा। 9 में दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर का दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है, मैनी एडिशनल एक्साइज कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है अदर ऑफिसर्स को, जिसमें से जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनको क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब करेगी ड्यूटीज उनकी क्या है, पावर्स क्या है इनको एक्सरसाइज करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर सकती है एक्साइज कमिश्नर के लिए वो सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को कन्फर्ड की गई है इस एक्ट के अंदर, वो उनको डेलीगेट कर सकती है एक्साइज कमिश्नर के लिए, एक्सेप्ट द पावर ऑफ रूल मेकिंग पावर्स को छोड़कर। फिर क्या बोल रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज्ड करेगी एक्साइज कमिश्नर को कि वो डेलीगेट कर सकता है अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को वो पावर्स जो स्पेसिफाइड की गई है उसके लिए। 9A के अंदर अपील एंड रिवीजन है कि अपील जो है कहाँ दो जगह अपील जाएगी, एक तो एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी, एक्साइज ऑफिसर की जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अपील एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी। और एक्साइज कमिश्नर की जो अपील है ना, ठीक है, तो 9A के अंदर ये दे रखा है कि एक्साइज कमिश्नर एक्साइज कमिश्नर के पास अपील जाएगी, वो एक्साइज ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट में जाएगी। एंड एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ जाएगी, डिवीजन बेंच में जाएगी। लेकिन जो एक्साइज कमिश्नर ने अपील में जो ऑर्डर दिया है उसकी अपील डिवीजन बेंच में नहीं होगी। ठीक है। देन इसमें ये बोल रखा है कि कितने टाइम में की जाएगी, तो 60 डेज में की जाएगी। डिसीजन जो होगा एक्साइज कमिश्नर का डिवीजन बेंच का वो क्या होगा, फाइनल होगा, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, सॉरी रिवीजन। ठीक है, जब अगर कोई रिवीजन किया जा रहा है, इसमें रिवीजन की प्रोसीडिंग है, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल नहीं माना जाएगा। एंड फोर्थ बोलता है कि डिवीजन बेंच ने जो भी क्या कर सकता है, डिवीजन बेंच रिवाइज कर सकता है जो एक्साइज और कमिश्नर ने जो अपील में ऑर्डर दिया है ना उसकी रिवीजन की पावर किसके पास है, डिवीजन बेंच के पास है। और फिफ्थ में हमने देखा था कि रिवीजन को प्रेफर करने का टाइम पीरियड कितना है, 30 डेज है। ओके। 9A के अंदर हमने 9B के अंदर ये देखा था कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है टू सेट असाइड मॉडिफाई करने के लिए दो चीजों को। पहला है दी एनी ओरिजिनल ऑर्डर, कोई भी ओरिजिनल ऑर्डर जो कि पास किया गया है किसी ऑफिसर के द्वारा जो कॉम्पिटेंट है इस एक्ट के अंदर, कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर जो कि पास किया गया है सेक्शन 9A के अंदर वो सारे ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे दो प्रोविजन बचते हैं इसके अंदर। पहला है हमारा सेक्शन 10 और 10A। तो 10 के अंदर क्या दे रखा है, अपॉइंटमेंट द ऑफिसर एंड कन्फरिंग पावर्स। इसमें क्या देखो सीधी सीधी सी बात है, इसमें हम क्या करते हैं जो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स नहीं है हम उनको क्या करते हैं, पावर कन्फर करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो देखो द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मे
एम्पावर करेगी किसी भी ऑफिसर को टू परफॉर्म करने के लिए द एक्ट्स एंड द ड्यूटीज जो कि मेंशन की गई हैं चैप्टर 8 के अंदर, जो मेंशन कर रखी है उन ड्यूटीज को एक्सरसाइज करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए क्या करेगी, एम्पावर करेगी किसी भी ऑफिसर को। ठीक है। दूसरा क्या करेगी, ऑर्डर देगी दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज, ऑर्डर देगी दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर एंड ड्यूटी जो असाइंड की गई है टू द ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कहाँ से गया है? ठीक है। तो यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है। डिपार्टमेंट अंडर दिस एक्ट सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस देयर ऑफ बी एक्सरसाइज्ड एंड परफॉर्म की जाएंगी बाय एनी ऑफिसर अदर देन द ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट और बाय एनी अदर पर्सन। मतलब वही बात है कि जो अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो किसी भी ऑफिसर को एम्पावर कर सकती है कि आप जो है चैप्टर 8 के जो भी पावर्स एंड ड्यूटीज जो एक्ट्स हैं उनको परफॉर्म कीजिए। ठीक है। और क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि ऑल और एनी ऑफ द पावर जितने भी हमारे एक्साइज ऑफिसर्स की एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्साइज ऑफिसर्स हैं उनकी जितने भी पावर्स है ना, उनको किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा, तो शेल बी एक्सरसाइज्ड किए जाएंगी एंड परफॉर्म्ड किए जाएंगी किसी भी ऑफिसर के द्वारा, परफॉर्म की जाएँगी किसी भी ऑफ़िसर के द्वारा परफॉर्म की जाएँगी, ठीक है? किसी भी ऑफ़िसर के द्वारा परफॉर्म की जाएँगी, जो कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट का भी नहीं होगा, ठीक है? तो वही कन्फर कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को कन्फर कर रही हैं वो पावर्स को, चैप्टर 8 की ड्यूटीज़ और एक्ट्स को परफॉर्म करेगा वो, और जितने भी ऑर्डर देगा वो कि जितनी भी पावर्स एंड ड्यूटीज़ किसकी हैं, एक्साइज़ ऑफ़िसर की हैं, वो सारा कोई भी पर्सन जिसको उन्होंने ऑथराइज़ किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, वो परफॉर्म करेगा उनको। एंड एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। 10A के अंदर क्या दे रखा है, 10A के अंदर दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट एंड इंस्पेक्शन फॉर द गुड्स व्हाइल इन द मूवमेंट। ठीक है। हम्म। देखो इसमें क्या बोल रखा है, द एक्साइज कमिश्नर में विद अ व्यू टू प्रिवेंट और चेक इवेजन ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। पर्पस क्या है इसका, विद व्यू टू प्रिवेंट और चेक इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, कि एक्साइज ड्यूटी को जो अगर उसका इवेजन वगैरह नहीं हो रहा हो, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा हो, ये सारी चीजों के लिए क्या करता है वो, इन सारी चीजों के रोकने के लिए कि उसका मिसयूज नहीं हो रहा हो कहीं किसी भी चीज का, तो इसके लिए क्या करेगा स्टेट एक्साइज कमिश्नर, क्या करेगा, में डायरेक्ट करेगा द सेटिंग अप ऑफ द चेक पोस्ट, कि क्या किए जाए, चेक पोस्ट सेटअप किए जाए एट सच प्लेसेस एंड फॉर द सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन। जब वो नोटिफिकेशन निकालेगा ना ऑफिस गैजेट में, तो उसमें प्लेस भी मेंशन करेगा, उसमें टाइम पीरियड भी मेंशन करेगा कितने पीरियड के बोले रहेंगे। एवरी ऑफिसर और ऑफिशियल हु एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एट सच चेक पोस्ट, तो जो भी ऑफिसर है या जो अपनी पावर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को उस चेक पोस्ट पे बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन, कैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो वहां पे, ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं, किसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो, डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं एंड किसका कर रहे हैं, गुड्स का जो कि बीइंग मूव्ड हो रहे हैं। तो जो उस ऑफिसर को हम क्या मानेंगे, इंचार्ज मानेंगे उस चेक पोस्ट का। उस देखो चेक पोस्ट का इंचार्ज किस ऑफिसर को माना जाएगा, वो ऑफिसर जो वहां पे एक्सरसाइज कर रहा है अपनी पावर्स को, डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटीज को, किस तरीके से, इंस्पेक्शन करके। किस चीज का इंस्पेक्ट कर रहा है वो, डॉक्यूमेंट्स को, और जो गुड्स मूव हो रहे हैं ना वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको जो चेक कर रहा है उसको हम क्या मानेंगे, इंचार्ज मानेंगे वहां का। ठीक है। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है कि नथिंग एनीथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन वन। सबसेक्शन वन में क्या लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। द एक्साइज कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर कर सकता है, अगर एक्साइज ऑफिसर को लगता है तो वो डिक्लेयर कर सकता है कि एनी एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट, अगर कोई पहले से ऑलरेडी कोई चेक पोस्ट है, जैसे कि पुलिस वाले भी बना लेते हैं अपना कोई चेक पोस्ट वगैरह, ठीक है, रेवेन्यू वाले भी बना लेते हैं, तो ये अगर इनका अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट है ना, ठीक है, तो एस्टेब्लिश किया गया है किसी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, टू बी द चेक पोस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड मे अपॉइंट द ऑफिशियल ऑफिसर और ऑफिशियल टू एक्ट एज इन चार्ज ऑफ द चेक पोस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है। तो पहले में तो पावर है कि वो नया चेक पोस्ट स्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, वो सारी चीजों के लिए, कि ये देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, गुड्स जो मूव हो रहे हैं वहां से, वो सही है कि नहीं है। ठीक है। तो जो ऑफिसर वहां पे उस जिसकी ड्यूटी है, जो एक्सरसाइज कर रहा है अपनी ड्यूटीज को या परफॉर्म कर रहा है, उसका वो कौन कहलाएगा, वहां का इंचार्ज कहलाएगा। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है,
ऑलरेडी एग्जिस्ट है, किसी भी डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट पहले से एग्जिस्ट करता है उस एरिया के अंदर, तो उसको भी हम क्या मान के चलेंगे, इस एक्ट के अंदर उसको चेक पोस्ट मान के चलेंगे। इस एक्ट का जो पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए जो चेक पोस्ट है उसको मान के चलेंगे, एंड जो भी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे वो उसका इंचार्ज माना जाएगा। ठीक है। देन सब इसका सबसेक्शन थर्ड क्या बोलता है, द ड्राइवर एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल कैरियर कैरिंग, क्या आ जाता है बीच में, कैरिंग एक्साइजेबल आर्टिकल्स शेल कैरी करेगा विद हिम परमिट। अब देखो, अब ड्राइवर और जो पर्सन इंचार्ज है ना व्हीकल का, जो भी सामान ले जा रहा है, एक्सेसिबल आर्टिकल्स वगैरह ले जा रहा है, उसका जो भी इंचार्ज है या ड्राइवर है, उसके पास में क्या क्या चीजें होंगी। तो देखो, वो कैरी करेगा, परमिट होना चाहिए उसके पास में, परमिट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या बोल रखा है, पास होना चाहिए उसके पास में, विल होना चाहिए, एंड विजिबिलिटी होनी चाहिए उसके पास में, अथॉरिटी होनी चाहिए उसके पास में कि वो वहां से वहां क्या इन चीजों को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, वो कैरी कर सकता है इन सारी चीजों को अपने व्हीकल के अंदर। ठीक है। तो इसके लिए परमिट चाहिए उसके पास, पास होना चाहिए, विल है, विलिटी होनी चाहिए। ठीक है। एंड स्टॉप करेगा, उसकी ये ड्यूटी है, वो स्टॉप करेगा व्हीकल को इन कैरियर को एट द सच चेक पोस्ट। उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, शेल स्टॉप करेगा व्हीकल को, अगर किसी भी ऑफिसर ने उसको बोला है तो वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा व्हीकल को कैरियर को चेक पोस्ट के ऊपर। एंड वो क्या करेगा, उस इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा ऑल द डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द इंचार्ज द चेक पोस्ट के लिए क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा। एंड अलाउ करेगा डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्पेक्शन द गुड्स एंड एक्सेसिबल आर्टिकल। डॉक्यूमेंट के साथ साथ में क्या करेगा, जो भी एक्सेसिबल गुड्स वगैरह है ना, उनके इंस्पेक्शन के लिए भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भी अलाउ करेगा, और गुड्स को भी जो गुड्स वगैरह है उनको भी चेक करने के लिए वो अथॉर उसको क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन व्हीकल एंड कैरिज शेल इंक्लूड एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग एनी एनिमल। और देखो, व्हीकल और कैरियर के अंदर क्या बोला गया कि कोई भी एनिमल हो गया कि जो कैरी कर रहा है गुड्स को फ्रॉम वन पॉइंट टू, जैसे घोड़ा वुग्गी वगैरह ऐसे चलते थे ना पहले टाइम पे, तो जो घोड़ा वगैरह जाते थे, ऊंट वगैरह ले जाते थे, तो वो भी इसके अंदर क्या किए गए, इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा एक पार्ट और कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आज हमने इसमें सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इसको देखा था, कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हैं, और इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज चलाएंगे। सो ओके। ओके, थैंक यू।